प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। आप सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। तालिबान को अब आज़ाद करने का बड़ा सवाल किया जा रहा है, जवाब माँगा जा रहा है। इस मुत्तलिक खान साहब ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि उनको आबाद किया जाए तालिबान को, तो इसमें कितनी सदाकत है? इस मुत्तलिक आप क्या कहेंगे? अच्छा, इस पर भी बात कर लेते हैं। आजकल बाजवा साहब भी बड़ी वज़ाहतें दे रहे हैं और बड़े जर्नलिस्टों को फ़ोन कर रहे हैं कि मैं नहीं, ये इमरान खान की पॉलिसी थी। मुझे वैसे ऑन द रिकॉर्ड बात करने से मना किया गया है। मैं खुद तो कुछ नहीं कह सकता, पर आप ज़राए से खबर चलाएँ कि मैंने नहीं कहा था, ये इमरान खान की पॉलिसी थी। तो वो जर्नलिस्टों को फ़ोन कर कर के अपनी वज़ाहतें दे रहे हैं। पर चूँकि वो कहते हैं कि आर्मी डिसिप्लिन के तहत मैं खुद कोई मीडिया पे आके बात नहीं कर सकता ऑन द रिकॉर्ड, तो ज़रा ऐसे चला दें। अगर मैं करूँगा तो मेरा भी फ़ील्ड कोर्ट मार्शल हो जाएगा। उनका मौक़िफ़ है कि ये पॉलिसी मेरी नहीं थी, ये फैज़ और इमरान की थी और सारा कुछ चीफ़ की मर्ज़ी से नहीं हो रहा होता। ये दोनों लगे हुए थे आपस में, फैज़ और इमरान, मेरे से तो पूछते भी नहीं थे। बहरहाल हमने कल बात की थी अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की झड़पों की। तो आज अफ़गानिस्तान का मीडिया ये कहता रहा कि अफ़गानिस्तान को बड़ी फ़तह मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा है, उसने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत से अपील की है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को कहे कि वो हमारे साथ नरमी करे और जंग ना करे। और एक ही दिन में उनको समझ आ गई है। पाकिस्तान ने उनके जहाज़ भी गिराया है, टैंक भी गिराया है, पोस्टें भी उनकी चेक पोस्टें भी उनकी कब्ज़ा कर ली हैं और अब वो अपनी चेक पोस्टें वापस हासिल करने के लिए मिन्नतरला कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस वक़्त ये बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की बाकायदा जंग होगी? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाकायदा जंग हो। वो बाकायदा जंग करने की पोज़ीशन में नहीं है, अफ़गानिस्तान बहुत कमज़ोर है और वो गुरिल्ला जंग करने की पोज़ीशन में है, बाकायदा फ़ौज से लड़ने की पोज़ीशन में नहीं है। वो ये तो कर सकते हैं कि कहीं खुदकुश हमलावर भेज दें, कहीं कोई बम ब्लास्ट कर दें, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो फ़ौज के मुकाबले में अपनी फ़ौज लाके हमसे लड़ेंगे, तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो कहीं दहशतगर्दी कर सकते हैं, वो कहीं गुरिल्ला जंग कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा फ़ौज से फ़ौज की लड़ाई में अफ़गानिस्तान को बहुत मार पड़ेगी, इसलिए वो ये नहीं करना चाहेंगे और सीज़ फायर की बात करेंगे। अब जहाँ तक आपने वो बात की है कि जी तालिबान को लाने में बाजवा साहब का रोल था, पर जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होते थे तो कहते थे सब कुछ फ़ैसले मैं करता हूँ, मेरी ताकत है। अब वो कहते हैं मेरी तो कोई ताकत ही नहीं थी, मैं तो वहाँ पे समोसे खाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ था, वरना असल तो वज़ीर-ए-आज़म बाजवा साहब थे। मैं तो वहाँ रोज़ सुबह आता था हेलीकॉप्टर में बनीगाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में समोसे खाता था, फ्रूट चाट खाता था, वापस जी। चला जाता था। मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था। ये इस वक़्त मौक़िफ़ है इमरान खान का कि मैं मुल्क का साढ़े 3 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ समोसे और फ्रूट चाट खाने के लिए, क्योंकि इख्तियार तो सारा बाजवा साहब के पास था। तो भई तुम वहाँ बैठ के क्या कर रहे थे? तुम आलू छोले बेच रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं था। तुम क्यों इक़्तिदार से चिमटे हुए थे? जब तुम तब तो तुमसे कोई जज साहब पूछता था तो आप कहते थे, सब मैं करता हूँ, मेरे अंदर मैं एनआरओ नहीं दूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करने दूँगा, मैं तालिबान को ला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। उस वेले तो खान दे अंदरों मैं ही नहीं निकलती थी, मैं आज कहता है मैं नहीं, मैं नहीं। मेरा मतलब आप तब आपके तब के इंटरव्यूज़ निकालने ना, आप हर चीज़ ओन कर रहे थे। आज वो बाजवा साहब कहते हैं कि मैं अगर ताकतवर होता और अगर बतौर आर्मी चीफ मेरी इमरान खान के ऊपर चढ़ाई होती, तो मैं उस्मान बुज़दार और महमूद खान को वज़ीर आला बनने देता। एक सहाफ़ी को फ़ोन करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि बाजवा साहब ने कि अगर मैं बतौर आर्मी चीफ ताकतवर होता इमरान खान के ऊपर और मेरी चल रही होती, तो कभी उस्मान बुज़दार और महमूद खान वज़ीर आला हो सकते थे। लेकिन वो दोनों वज़ीर आला बने। लेकिन मैं ना बाजवे को बेल आउट करता हूँ, ना इमरान खान को बेल आउट करता हूँ। दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं। ये बहस ही फ़िज़ूल है कि बाजवा कसूरवार है या इमरान खान कसूरवार है। अब लोग कहते हैं जी बाजवे का फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा, तो भाई इमरान खान का कौन-सा फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है? वो कहते हैं जी बाजवे को कोई सज़ा नहीं मिल रही, तालिबान को लाने की। तालिबान को लाने की इमरान खान को कौन-सी सज़ा मिल रही है? तालिबान को लाने की फैज़ को भी कोई सज़ा नहीं मिल रही।
मतलब जिन चीज़ों पे हम इस वक़्त बात कर रहे हैं कि ये फैज़ ये बाजवे का कसूर है या इमरान खान का, उन चीज़ों पर तो इस वक़्त किसी को भी सज़ा नहीं मिल रही। वो तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डिस्कशन की बात है, सज़ा इमरान खान को क्या मिल रही है? वो उसने तारिक दहशतगर्द वापस लिए हैं, इसमें इमरान खान को क्या सज़ा मिल रही है? कोई सज़ा नहीं मिल रही। इसी तरह बाजवे को भी कोई सज़ा नहीं मिल रही, फैज़ को भी कोई सज़ा नहीं मिल रही। फैज़ को और जराइम पे सज़ा मिल रही है। इन जराइम पे सज़ा नहीं मिल रही कि उसने मेरे मतलब अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की हुकूमत कायम कर दी, टीटीपी वालों को वापस बहाल कर दिया। इस बात पर तो फैज़ को सज़ा नहीं ना मिल रही है। फैज़ को तो आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत करने पे सज़ा मिल रही है। हुँ। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में ये फ़िज़ूल गुफ्तगू है। अब बाजवा साहब ने कहते हैं जी मैं बेकसूर हूँ, इमरान खान कहता है मैं बड़ा बेकसूर हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों कसूरवार हैं। अब आप देखिए ना कि वो कहते हैं जी कि करप्शन सारी इमरान खान के वज़ीर आला गंदे लगाए हुए थे। भाई आपके दौर में इरानियन ऑयल की स्मगलिंग बाजवा साहब इतने पीक पे चली गई और जो कोर कमांडर क्वेटा लगता था वो अरबपति हो जाता था और आप 15 मिलियन लीटर पे ऑयल की स्मगलिंग ले गए, जो आसिम मुनीर ने आकर बंद कर दी है। वो हुँ। 5 मिलियन लीटर पे ले आया काम करता-करता 15 मिलियन लीटर से। तो ये आर्मी चीफ का इख्तियार था ना स्मगलिंग बंद करना। तो आप स्मगलिंग करा रहे थे, आप पैसे बना रहे थे। वो नहीं बना रहा आसिम मुनीर पैसे, यही फ़र्क है ना इसमें। कि आसिम मुनीर ने आकर कम कर दिया है, ये खत्म कर दी है स्मगलिंग। आपके दौर में रोज़ डॉलर ₹2 ऊपर चला जाता था क्योंकि आपने मुल्क में स्मगलिंग का बाज़ार खोला हुआ था। आसिम मुनीर ने बंद कर दिया डॉलर जब से आसिम मुनीर आया स्टेबल है। तो फिर फ़र्क तो है ना बाजवा और आसिम मुनीर में कि एक करप्ट है, एक करप्ट नहीं है। एक करप्शन किंग था, एक करप्शन किंग नहीं है। तो एक जो है वो ईमानदारी से काम कर रहा है, एक बेईमानी से काम कर रहा था। एक के बच्चों के पास यूएई में मतलब बाजवा साहब के बच्चों के पास यूएई में ऑयल के ठेके हैं। आसिम मुनीर ने तो जाके यूएई के किंग से ऑयल के ठेके नहीं ना माँगे अपने बच्चों के लिए। बाजवा साहब हुँ। नहीं माँगे। तो ये फ़िज़ूल बहस है कि दोनों में से कौन कसूरवार है। वो एक दोनों एक जैसे बुरे थे पाकिस्तान के लिए और अल्लाह मियाँ ने जोड़ी बना दी थी कि दोनों ही पाकिस्तान को बुरे जोड़ी टकरी थी। बहरहाल इस वक़्त ये बहस ही फ़िज़ूल है कि बाजवा कसूरवार है या इमरान कसूरवार है। कहना चाहिए दोनों बराबर कसूरवार हैं। दोनों ने मिलकर किया जो कुछ किया है। खान साहब ऑन द बोर्ड थे और बाजवा साहब ऑन द बोर्ड थे। दोनों मिलके कर रहे थे जो कर रहे थे। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बायकॉट को लेकर। दरअसल आतिज़ को लेकर रेमिटेंस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि रेमिटेंस रुक जानी चाहिए और लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस में तो इज़ाफ़ा हुआ है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये कॉल कितनी कामयाब रही है या अभी रिज़ल्ट्स अभी और सामने आएँगे? देखिए 2 बातें हैं इस वक़्त। एक तरफ तो हुकूमत और अब तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी, दूसरी तरफ सिविल नाफ़रमानी की कॉल चल रही है। दोनों जी। साथ-साथ चल रही हैं। एक तरफ तो पीटीआई बड़ा कह रही है कि हम मुल्क के वसीह-तर मफ़ाद में मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो पूरे दुनिया में पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बंद कर रही है। 2 काम कर रही है। कि अगर आप मुल्क के मफ़ाद में मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आप रेमिटेंसेस क्यों बंद कर रहे हैं? और अगर आप रेमिटेंसेस बंद कर रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब जी। हमारे कुछ दोस्त हैं मसलन हबीब अकरम साहब और दोस्त जो तहरीक-इंसाफ के हैं, वो कह रहे हैं जी इमरान खान ने मुज़ाकरात इसलिए शुरू किए हैं क्योंकि उसको ये डर है कि अमरीकी दबाव के नतीजे में पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा, लिहाज़ा उसने अमरीकी दबाव को रोकने के लिए मुज़ाकरात किए हैं। भाई, इमरान खान साहब ने अमरीकी दबाव रोकने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए हैं। वो तो अमरीकी दबाव पाकिस्तान पर रोज़-बरोज़ बढ़ाने के लिए अमेरिका में इक़दामात कर रहे हैं। रिचर्ड गरनेल को छोड़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। और वहाँ यूएस कांग्रेस से करारदादें पास कराई हैं, लॉबिंग फर्में हायर की हुई हैं। ये हमारे दोस्त भी मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ से मंतक लेके आते हैं कि मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब ने तो अमेरिका का दबाव पाकिस्तान के ऊपर लाने के लिए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को मुतनाज़ बना दिया है। इतनी लॉबिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ कि इससे पहले कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका ने इतना मुतनाज़ नहीं किया जितना इमरान खान की लॉबिंग की वज़ह से मुतनाज़ हो गया है। कि इस वक़्त इमरान खान की लॉबिंग और इंडियन लॉबिंग मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मुझे तो ये बड़ी अजीब बात लगती है कि वो जो पाकिस्तान के मफाद में या अमरीकी दबाव को रोकने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये तो अमरीकी दबाव को जवाब फराहम करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये जो 31 जनवरी की डेडलाइन रखी गई है, वो इसलिए रखी गई है कि आप फरवरी में दोबारा लाशों की सियासत खेलना चाहते हैं।
क्योंकि आपका ख्याल है कि ट्रंप आ जाएगा तो दोबारा लाशों का खेल खेलेंगे। हमारे पास रिचर्ड गरनेल है, हम उसके सिर पे खेलेंगे। अब जहाँ तक रेमिटेंसेस की बात है, आज गवर्नमेंट ने उसके फिगर्स जारी किए हैं गैर जी। सरकारी तौर पे कि नवंबर तक 21 अरब डॉलर की आई हैं और 34% इजाफा है। लेकिन देखें ये 30 नवंबर तक के फिगर्स हैं और उन्होंने बाइकाट की कॉल दिसंबर में दी है। 31 नंबर तक तो बाइकआउट की कॉल नहीं थी ना। तो अब ये 30 जी। जनवरी तक पता लगेगा कि पीटीआई की ये जो सिविल नाफरमानी है, रेमिटेंसेस बंद करने की कॉल है, इसके असरात क्या हैं, ये 30 जनवरी तक पता लगेगा। ये जो 30 नवंबर तक के फिगर्स हैं, ये तो बताते हैं कि 34% अफरात ज़र में इजाफा, वो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मौजूदा हुकूमत पर बहुत एतमाद किया है और इस साल बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस भेजी हैं। लेकिन बाइकाट का क्या असर है, ये 30 जनवरी तक पता लगेगा। सर जनवरी तो इसलिए भी आम होगा कि जनवरी में ट्रंप साहब भी आ जाएँगे, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? पर रेमिटेंसेस का तो ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं है ना। लेकिन मैं जाती तौर पे एक और बात समझता हूँ कि हुँ। इमरान खान साहब रेमिटेंसेस क्यों बंद करा रहे हैं? रेमिटेंसेस बंद होने से क्या हुकूमत घर चली जाएगी? मतलब फर्ज कर लें अगर रेमिटेंसेस 50% गिर जाती हैं और पाकिस्तान माशी जो है बहरान का शिकार हो जाता है, तो क्या इसके नतीजे में हुकूमत घर चली जाएगी? नहीं। हुकूमत माशी बहरान के बावजूद भी कायम रहेगी। पीडीएम की हुकूमत में पीडीएम 1 जो था माशी बहरान के बावजूद कायम रहा था। $4 बिलियन के रिजर्व्स रह गए थे। हुकूमत तो माशी बहरान की वजह से नहीं चली जाती। माशी बहरान का पाकिस्तान को नुकसान होगा। जो ये सिविल नाफरमानी की कॉल है, इसके नतीजे में हुकूमत घर नहीं जाएगी, पाकिस्तान को नुकसान होगा। लिहाजा इमरान खान साहब की ये कॉल जो है, ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपने ये कॉल दी है, इसके नतीजे में कोई हुकूमत तो नहीं चली जाएगी। कोई शहबाज शरीफ के इक़्तिदार को खतरा तो नहीं है, पाकिस्तान को ज़रूर खतरा है। तो मेरे ख़्याल में ये जो नाफ़रमानी की कॉल है, ये इसके सही नताइज हमें 30 जनवरी तक पता लगेंगे। बाकी जहाँ तक ट्रंप के आने की बात है, उस हवाले से भी एक खबर है मेरे पास। देखें, पीटीआई यूएसए ने बहुत कोशिश की है कि ट्रंप की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है, उसमें इमरान खान का दावतनामा अरेंज हो जाए। अच्छा, हुँ। इमरान ट्रंप की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है, उसमें कोई दावतनामे नहीं है, वो $50,000 का टिकट है। ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अपनी सदारती मुहिम के दौरान जो अखराजात हुए हैं, तो बहुत कर्जा चढ़ गया है। लिहाजा जिसने मेरी सदारती मुहिम हलफ बर्दारी में आना है, वो ₹50,000 मुझे कर्जा डोनेशन दे मेरी सदारती मुहिम को, ताकि मैं कर्जा उतार सकूं। तो वो हुँ। टिकट है ₹50,000 का उसमें शिरकत के लिए। तो पीटीआई यूएसए ने $50,000 जमा किया है। इमरान खान के नाम का दावतनामा निकला है, लेकिन वो $50,000 देकर भी अभी तक इमरान खान के नाम का दावतनामा निकल नहीं सका है। क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया $50,000 लेकर भी इमरान खान के नाम का भी दावतनामा निकालने को तैयार नहीं है। हालाँकि वो तो टिकट है, कोई भी किसी के नाम ले ले। लेकिन अभी इमरान पैसे देकर भी ये इमरान खान के नाम का दावतनामा नहीं ले सके, क्योंकि ये तो उस दावतनामे को कैश कराना चाहते हैं ना कि ट्रंप ने बुला लिया, ट्रंप ने बुला लिया। जी। तो आम आदमी भी $50,000 दे तो वो उसको दावतनामा देने को तैयार है। उसकी कोई वीआईपीज़ की लिस्ट नहीं है। वो उन्होंने अपनी सदारती हलफ बर्दारी को समझिए फंड रेजिंग में तब्दील कर दिया है और कहा है कि मैं उससे फंड रेजिंग करूंगा। मैंने एक रिपब्लिकन से बात की, मैंने कहा आप जा रहे हैं? और मैं बता देता हूँ, मैंने साजिद तारड़ साहब से बात की कि आप हलफ बर्दारी में जा रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे इनवाइट था, लेकिन $50,000 का टिकट है, तो मैं $50,000 अभी खर्चना नहीं चाहता, लिहाजा मैं नहीं जा रहा। जो भी जा रहा है वो $50,000 खर्च के जा रहा है। लिहाजा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है कि ट्रंप की हलफ बर्दारी में कौन जा रहा है। $50,000 का टिकट है, पीटीआई यूएसओ वालों ने $50,000 जमा कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप इंतजामिया उनको इमरान खान का दावतनामा देने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।